हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो सीटेट एग्ज़ाम की जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए रामबाण क्लास है, हिंदी पेडागोजी की क्लास है, मैराथन क्लास ही समझिए दोस्तों। और संपूर्ण निचोड़ है, यहाँ पर पूरे से पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो बस आप लोग इस हिंदी पेडागोजी की क्लास को प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। और इस सेशन को ना आप लोग पहले इसको लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी जिनका एग्जाम 14 दिसंबर को है, उन तक इस सेशन को आप लोग पहुंचा दीजिए, है ना। उन तक इस सेशन को पहुंचा दीजिए और जितने लोग हैं वो लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलिए देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सार्वभौमिक व्याकरण पदावली नाम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। सार्वभौमिक व्याकरण का मतलब क्या होता है? ऑप्शन पहला है कि सभी के द्वारा अनुसरित बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है और लोगों द्वारा आसानी से पहचाना जाता है। सेकेंड ऑप्शन है कि सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है, या फिर सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए आधारभूत अग्रवर्ती व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है, या सार्वभौमिक रूप से माननीय कार्य अभ्यास है जिन्हें समय के साथ व्याकरण के रूप में जाना गया। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ नॉम चॉम्स्की के बारे में। तो दोस्तों, ये नॉम चॉम्स्की जो थे ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे नॉम चॉम्स्की। इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया। किसका? तो सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया था नॉम चॉम्स्की, और ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है दोस्तों। सार्वभौमिक व्याकरण जो होता है वो सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए होता है। बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का एक समूह होता है जिसके माध्यम से बालक क्या करता है, व्याकरण को आसानी से सीख सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। हमने एक्सप्लेनेशन पहले कर दिया, आंसर बाद में बताया। तो जितने लोगों का आंसर सही है वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर, चित्र और अन्य प्रकार की पठन सामग्रियों का प्रदर्शन किस ऊंचाई पर करना चाहिए? ऑप्शन पहला है कि उन्हें सुरक्षित रखने और फटने से बचाने के लिए इस ऊंचाई पर रखना चाहिए कि जहां शिक्षार्थी ना पहुंच सके। सेकंड ऑप्शन है कि इस सुविधाजनक ऊंचाई पर होनी चाहिए जहां शिक्षार्थी उससे उन्हें छू सके और पढ़ सके। तीसरा है कि कक्षा के बाहर बुलेटिन बोर्ड पर लगाने चाहिए, या फिर पुस्तकालय में लगाने चाहिए जहाँ शिक्षार्थी जाएं और सामग्री की खोज कर सके। अब बताओ, भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर, चित्र और अन्य प्रकार की पठन सामग्रियों का प्रदर्शन किस ऊंचाई पर करना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ। देखिए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। कैसे? देखिए, शिक्षार्थियों को भाषा सिखाने के लिए प्रिंट रिच इन्वायरमेंट भाषा समृद्ध परिवेश का निर्माण करना चाहिए। अगर भाषा समृद्ध परिवेश का मतलब क्या होता है, तो हमारे जो भाषा होता है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, जैसे विज्ञापन, अखबार, साइन बोर्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं। और कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश का जो निर्माण करने के लिए शिक्षक जो होते हैं वो पोस्टर, चित्र हो गया और अन्य प्रकार की पठन सामग्री का दीवारों पर लगाते हैं। इन सामग्रियों को इस सुविधाजनक ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए जहां शिक्षार्थी आसानी से छू सकें और पढ़ सकें। ये नहीं कि बहुत ऊंचे लगा दो तो बच्चे न छू सके न पढ़ सके, है ना। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत ही है। कक्षा के बाहर बुलेटिन बोर्ड पर लगानी चाहिए, ये भी गलत है। पुस्तकालय में लगानी चाहिए जहाँ शिक्षार्थी जाएं और पुस्तक सामग्री की खोज के। भाई पुस्तकालय में जाएंगे तो बहुत सारी पुस्तकें रहती हैं, वहाँ पर बच्चा कैसे ढूंढ लेगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता एवं गणित FLN मिशन सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन पहला है कि पूर्व विद्यालय से ही अंग्रेजी भाषा लागू करना। सेकंड है कि नियमित रूप से कक्षा परीक्षण आयोजित कर आकलन को बाल मित्रवत बनाना, या फिर उन भाषाओं का प्रयोग करना जिससे शिक्षार्थी परिचित हैं। चौथा है कि निर्देश का माध्यम बदलकर अंग्रेजी माध्यम करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बुनियादी साक्षरता और गणित FLN मिशन सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? FLN की बात करते हैं। FLN का फुल फॉर्म होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, है ना। बुनियादी साक्षरता, इसका फुल फॉर्म होता है FLN,
इसका अर्थ होता है बुनियादी साक्षरता एवं गणित। तो इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों बुनियादी साक्षरता का, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक है कि छात्रों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। छात्रों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, उन भाषाओं का प्रयोग करना जिससे शिक्षार्थी परिचित हैं, है ना भाई, मातृभाषा से परिचित है तो उसी में उनका भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे वो परिचित हैं। तो ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर है। पूर्व विद्यालय में से ही अंग्रेजी भाषा लोगों ने, पहला गलत है। नियमित रूप से कक्षा परीक्षण आयोजित कर आकलन को बाल मित्र बनाना, सेकंड भी गलत है और चौथा भी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतिका बिहार में रहती थी। एक लड़की है गीतिका, क्या नाम है उसका? गीतिका नाम है। वो क्या करती थी ना, वो बिहार में रहती थी। वह अपने पिता के साथ दिल्ली आई और आपकी कक्षा में पढ़ने लगी। वह मैथिली भाषा बोलती है। ऑप्शन पहला है कि आप उसे सहपाठियों के साथ घुलने मिलने के लिए कहेंगे और अब तक जो काम कक्षा में हुए हैं उन्हें जानने के लिए कहेंगे। सेकंड है कि आप उससे अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे, उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृत करेंगे जिससे कि वह नई स्थिति में सहज महसूस करें। चौथा है कि आप उससे विद्यालय की माध्यम भाषा हिंदी में बात करेंगे जिससे कि वह जल्दी से जल्दी हिंदी सीख लें। आप उसे हिंदी लेखन के बहुत से अभ्यास कार्य देंगे क्योंकि उसे हिंदी सीखनी है। अब बताइए कि गीतिका बिहार में रहती थी, वह अपने पिता के साथ दिल्ली आई और आपकी कक्षा में पढ़ने लगी। आप मैथिली भाषा में बोलते हैं, आप क्या करेंगे बताओ? आप गीतिका के साथ क्या करोगे? देखिए, आप उसे सहपाठियों के साथ घुलने मिलने के लिए कहेंगे और अब तक जो काम कक्षा में हुए हैं उन्हें जानने के लिए कहेंगे। ये तो ऑप्शन गलत है। सेकंड है कि आप उससे अनौपचारिक रूप से बात करेंगे, उनकी मैथिली भाषा को स्वीकृति करेंगे जिससे कि वह नई स्थिति में सहज महसूस करें। ये तो पॉजिटिव है। चलो जी सेकंड देख लेते हैं। आप उसे विद्यालय की माध्यम भाषा हिंदी में बात करेंगे जिससे कि वह जल्दी से जल्दी हिंदी सीख ले। ये भी ऑप्शन गलत है। चौथा है कि आप उसे हिंदी लेखन के लिए बहुत से अभ्यासकार देंगे क्योंकि उसे हिंदी सीखनी है। ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। देखिए, कक्षा में कोई शिक्षार्थी है अलग भाषिक समुदाय से आती है तो शिक्षक को अनौपचारिक तरीके से उसकी मातृभाषा में बात करनी चाहिए और मातृभाषा को कक्षा में स्थान देना चाहिए। हर बच्चे की मातृभाषा को कक्षा में स्थान देना चाहिए दोस्तों, जिससे वह नई स्थिति में सहज महसूस करे और अपने आप को हसीपा ना समझे, है ना, अपने आप को अलग ना समझे। इसलिए उसकी जो मातृभाषा है उसकी मान्यता देनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये तो हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं। बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है? सही पूछा गया है बोली और लहजे के बारे में। ऑप्शन पहला है कि बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है जबकि लहजा भाषा कैसी बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। सेकंड है लहजा वास्तविक भाषा से संबंधित है जबकि बोली भाषा बोलने के तरीके से संबंधित है। तीसरा है लहजा एक ही भाषा के विविध रूप हैं जिनकी व्याकरण भिन्न भिन्न होती है। या फिर बोली किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का तरीका है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है? अगर बोली और भाषा और बोली और लहजे की बात करें, लहजा मतलब होता है ना, और लहजे को टोन बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? टोन बोलते हैं। तो भाषा, बोली, लहजा, है ना, इन सब में अगर संबंध की बात करते हैं तो बोली मतलब क्या होता है? जैसे कि किसी क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता। बोली जो होती है वास्तविक भाषा में संबंध रखती है। एक भाषा की कई बोलियाँ होती है, एक भाषा की जो दोस्तों एक ही भाषा की कई सारी बोलियाँ होती हैं। क्या होती हैं? एक भाषा की कई सारी बोलियाँ होती हैं। ओके, तो अब वाक समुदाय की बात करते हैं। तो वाक समुदाय से तात्पर्य ये होता है कि उस समुदाय से है जो भाषा प्रयोग के संदर्भ में एक समान मानकों का प्रयोग करते हैं। अगर लहजे की बात करते हैं टोन का, तो भाषा कैसी बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित होती है। टोन का मतलब होता है लहजा, लहजे का मतलब होता है कि भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन पहला हो जाएगा। बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है, उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए? ऑप्शन पहला है पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना, सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना, विद्यार्थी को 4-5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना, या फिर दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना। बताइए कि कक्षा 3 के अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना चाहती है, उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, बताइए।
बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर इसकी राइट आंसर की बात करते हैं तो देखिए पहला ऑप्शन है कि पढ़ी गई सामग्री से शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना, गलत ऑप्शन है। सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना, चलिए आगे देखते हैं। विद्यार्थी को 4-5 वाक्यों में स्वयं का परिचय देने के लिए कहना, ये भी ऑप्शन गलत है। दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना, गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं जिसके द्वारा प्रतिपादित है। भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था। लियो वागोस्की है, नोम चॉम्स्की है, जीन पियाजे हैं या फिर जीरोम ब्रूनर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन तो हमेशा एग्जामिनर पूछता है। आंसर वही रहते हैं, बस क्वेश्चन अलग रहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये किसका विचार है कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं जिसके द्वारा प्रतिपादित है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नोम चॉम्स्की, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक नोम चॉम्स्की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। आपने देखा होगा चॉम्स्की ने क्या कहा था कि जो बालक होते हैं, बालक में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है ना भाई। चॉम्स्की ने तो ये कहा था ना कि बालक में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बालक के मस्तिष्क में भाषा अधिग्रहण यंत्र एलईडी, आपने सुना होगा ना एलईडी के बारे में, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलईडी, है ना। एलईडी के बारे में आपने सुना होगा ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाया जाता है जिसकी सहायता से वह किसी भी भाषा को तीव्र गति से सीख पाते हैं। एलईडी जो होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होता है वो प्रारंभिक के 5 वर्षों में अधिक प्रभावशीलता होती है, अतः प्रारंभिक वर्षों में भाषा बालक जो होता है ना भाषा तेजी से सीखता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है। बताइए। ऑप्शन पहला है कि पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का चित्रोल्लेख करवाना। सेकंड है पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, या फिर पढ़ी गई पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करना और लिखवाना। याद करना लिखवाना तो गलत है। चौथा है कि पाठ सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन पहले से फिर से देख लेते हैं कि कक्षा 3 की अध्यापिका है जो अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुसरण कर सकती है। तो पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का चित्रलेख करवाना गलत ऑप्शन है। पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रही संज्ञा शब्दों को रेखांकित करने के लिए कहना, यह भी गलत है। राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे। बारीकी से पठन, गहन पठन, सरसरी तौर पर पठन, या फिर विस्तृत पठन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नोम चॉम्स्की हो गए और ये पठन से संबंधित क्वेश्चन नहीं आते। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बालिका है अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विस्तृत पठन। क्या हो जाएगा, विस्तृत पठन। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। देखिए विस्तृत पठन, इसी को पूरक पठन भी बोलते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग। जैसे विस्तृत पठन का मतलब होता है कि आनंद के लिए पढ़ना, है ना। आनंद के लिए तो लोग पढ़ते हैं ना, विस्तृत पठन करते हैं। तो प्रचुर मात्रा में पढ़ना, जब कोई शिक्षार्थी अपनी पसंद की कहानी, उपन्यास, कविता हो गया, ये सब आनंद के लिए पढ़ता है तो यह विस्तृत पठन के अंतर्गत आएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है, इसका पूरा नाम क्या होता है। निपुण का पूरा नाम क्या है, निपुण का फुल फॉर्म बताइए, आपको बताना है। नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, या फिर होगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। निपुण का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर।
निपुण का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। ये DSSB में पूछा जा सकता है, KBS में भी पूछा जा सकता है और CTET में तो पूछा ही गया है ना। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए ना। चलो चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि है जो बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए। पहला है कि पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ। आप जिस परिधान को बहुत अधिक पसंद करती हैं उसके बारे में बताओ। तीसरा है आप अपने आप का 4-5 वाक्यों में परिचय दें या फिर दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करें। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जाती, नहीं पूछा गया, निगेटिव पूछा गया है दोस्तों। तो पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ। आप जिस परिधान को बहुत अच्छा पसंद करती हैं उसके बारे में बताओ। अपने आप का 4-5 वाक्यों में परिचय दो। दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करें। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन पहला हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। क्योंकि पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताना है। पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ कौन बताएगा, छोटा बच्चा पढ़े गए पाठ के शब्दों के अर्थ कोई बता पाएगा। तो यहाँ पर निगेटिव आंसर हो जाएगा पहला, तो राइट आंसर हो जाएगा पहला, निगेटिव ही पूछा गया है। आगे देखते हैं कि वह कौन सा विकार है, वो कौन सा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है या भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है। डिस्प्रेक्सिया होगा, डिस्फेजिया होगा, डिसाथ्रिया होगा या फिर डिस्कैलकुलिया होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है या भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा डिस्फेजिया। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। देखिए डिस्फेजिया में क्या होता है, डिस्फेजिया में क्या होता है ना कि यह भाषा बोलने संबंधी विकार से संबंधित होता है, जिसमें व्यक्ति उचित तरीके से उचित क्रम से शब्द को नहीं रख पाता है। यह भाषा बोलने और समझने के तरीके से संबंधित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वे भाषाई निवेश जो सूचनाओं पर अधिक बल देते हैं कौन से हैं। वे भाषाई निवेश जो सूचनाओं पर अधिक बल देते हैं कौन से हैं। पहला है कि पाठ्य वस्तु उन्मुखी भाषाई निवेश होगा। वे भाषाई निवेश जो सूचनाओं पर अधिक बल देते हैं वे कौन से हैं, बताइए। पाठ्य वस्तु उन्मुखी भाषाई निवेश। शिक्षार्थी भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, गलत। शिक्षार्थी द्वारा निवेश की प्रक्रियाएं, व्याकरण के पहलू, शब्दों का प्रयोग, उच्चारण इत्यादि। तो यहाँ पर तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा राइट आंसर हो जाएगा कि वे भाषाई निवेश जो सूचनाओं पर अधिक बल देते हैं वो है पाठ्य वस्तु उन्मुखी भाषाई निवेश। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर। देखिए पाठ्य वस्तु उन्मुखी भाषाई निवेश वह भाषाई निवेश है जो सूचनाओं पर अधिक बल देता है। क्या करता है, जो सूचनाओं पर अधिक बल देता है, अर्थात शब्द दृश्य सामग्री का समावेश कर पाठ्य वस्तु ऐसी बनानी चाहिए जो बच्चों में भाषा संचार का उन्मुखी विकास कर सके। चलो आगे देखते हैं। एक अध्यापिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों के पठन कौशल का आकलन कर रही है। कौन सा तरीका पठन के आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका होगा। ऑप्शन पहला है कि पढ़ी गई सामग्री के आधार पर श्रुतलेख, पढ़ी गई सामग्री का अपने शब्दों में सारांशीकरण, पाठ पढ़ने के बाद शब्द अर्थ लिखना, पढ़े गए पाठ की थीम पर एक अनुच्छेद लिखना। ये भी ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। कैसे, देखिए पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पठन का मुख्य उद्देश्य है अक्षरों को डिकोड करना, अक्षरों को पढ़ना, है ना। अक्षरों को पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो पठन का मुख्य उद्देश्य अक्षरों को पढ़ना नहीं है, बल्कि इस पाठ्य सामग्री को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करके उसको अपने शब्दों में व्यक्त करना, उसको अपने शब्दों में व्यक्त करना होता है। सारांशीकरण पठन का उद्देश्य है कि सारांशीकरण का अर्थ होता है कि छात्र कहानी के सारे उद्देश्य को समझकर उसको संक्षेप रूप में दूसरे के सामने प्रस्तुत कर पाए। जैसे आपने एक बहुत सी बड़ी कहानी सुना दिया बच्चे को, तो बच्चा यही करेगा ना कि बच्चा उसको मतलब कि आपने बड़ी सी कहानी सुनाया तो उसके माइंड में जो सेट होगा ना, जैसे इतनी बड़ी कहानी है तो उसको कट करके नहीं इतनी बड़ी कहानी आपको सुनाएगा, क्योंकि आपने जैसे आपको पढ़ाया, जैसे आपने उसको पढ़ाया है फैक्ट, उसी हिसाब से वो बच्चा
आपको नहीं सुना पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो गया था, है ना, सॉरी दूसरा है कि पढ़ी गई सामग्री का अपने शब्दों में सारांशिकरण। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों से शिक्षार्थियों को क्या लाभ मिलता है? शिक्षार्थी बिना पढ़े पूरी पाठ्य सामग्री समझ लेते हैं, सहपाठियों की मदद से पढ़ते और सीखते हैं, पाठ्य सामग्री में आए विचारों और घटनाओं को भांपते और अनुमान लगा देते हैं, बिना किसी मदद के अपने आप पढ़ते और सीखते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिना किसी मदद के अपने आप पढ़ते और सीखते हैं। ऐसा कहाँ है कि बच्चा बिना कोई किसी की मदद से अपने आप ही पढ़ेगा और सीखेगा? बिना पढ़े पूरी पाठ्य सामग्री समझ लेता है, ये भी गलत है। सहपाठियों की मदद से पढ़ते और सीखते हैं, सहपाठियों की मदद से पढ़ते और सीखते हैं, ये भी गलत है। इससे सुटेबल है कि इस पाठ्य सामग्री में विचारों और घटनाओं को भांपते हैं और मान लगा लेते हैं। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में चित्रों से शिक्षार्थियों को क्या लाभ मिलता है? बच्चा अगर शिक्षार्थी जो है अगर वो चित्र देखता है तो वो क्या करता है, पाठ्य सामग्री पर जो आए हुए विचार हैं और जो घटनाएं हैं उसको भांपते हैं और अनुमान लगाते हैं कि क्या ऐसा ही होगा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं होते है ना। जैसे छोटे बच्चे हैं ना, उनको अगर कोई कार्टून दिखाओ कुछ भी है, जैसे है ना स्पाइडरमैन वगैरह, तो वो बच्चे भी कहते हैं ना कि मैं भी ऐसे उड़ सकता हूँ, कूद सकता हूँ, अनुमान लगाते हैं ना। चलिए, तो उनके जो विचार होते हैं, उनकी जो घटनाएं होते हैं उसको भांपते हैं और अनुमान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। चलो, यहाँ पर सबसे बात ये है कि जिसे बच्चे जैसे देखो चित्र के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, उससे उत्सुक रहेंगे। क्या होंगे? बच्चे उत्सुक होते हैं। छात्र चित्रों के माध्यम से उन विचारों को समझ पाते हैं जिसे वे पढ़कर नहीं समझते हैं। चित्र दिखाकर अगर आप बच्चों को कोई चीज़ पढ़ाओगे तो वो उस चीज़ को जल्दी से समझ लेते हैं। अगर ऐसे पढ़ाओगे तो वो बच्चे अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। छात्र क्या करते हैं, चित्र देखकर पुस्तकें पढ़ते हैं, तो छात्रों को आरंभिक पाठक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर चित्र देखकर पढ़ते हैं तो उनको आरंभिक पाठक भी कहा जाता है। आरंभिक पाठक भी कहा जाता है। तो प्राथमिक कक्षाओं में चित्रात्मक पुस्तकों को वरीयता दी गई है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापिका कक्षा 4 में संज्ञा पढ़ाना चाहती है। अध्यापिका कक्षा 4 में संज्ञा पढ़ाना चाहती है, कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? संज्ञा की परिभाषा और प्रकार बताना। गलत। पढ़ी जा रही पाठ्य सामग्री में व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नामों को रेखांकित करना, उसके बाद संज्ञा की व्याख्या देना। ये तो सही लगता है। चलिए आगे देखते हैं। संज्ञा की व्याख्या करना और उसके बाद विद्यार्थियों से उसके उदाहरण पूछना। गलत है। संज्ञा शब्दों पर आधारित कार्य पत्रक पूरा करने के लिए कहना, ये भी ऑप्शन गलत है। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। अध्यापिका जो है वो कक्षा 4 में संज्ञा पढ़ाना चाहती है, कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो पढ़ी जा रही पाठ्य सामग्री में व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को रेखांकित करना और उसके बाद संज्ञा की व्याख्या करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही है? निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही है? भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है? निगेटिव पूछा गया है दोस्तों। बच्चे साथ साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। भाषा अर्थपूर्ण संदर्भों में सीखी जाती है। भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है। बताइए ए और सी दोनों सही नहीं है, बी डी सही नहीं है, बी सी डी सही नहीं है, या फिर ए और डी सही नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, बच्चे साथ साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं, ये बात सही है ना, ये बात सही है। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती, गलत बात है। भाषा अर्थपूर्ण संदर्भों में सीखी जाती है, सही है। भाषा नियमों में निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि नहीं पूछा गया है तो नहीं पूछा गया है तो मैं नहीं बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और डी सही नहीं है। बी और डी सही नहीं है। बी और डी सही नहीं है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को तरह तरह के जिह्वा, मुड़कन, गीत, टंग ट्विस्टर करवाती है। वह शिक्षार्थियों को क्या सिखाना चाहती है? श्रवण, वाचन और उच्चारण, वाचन और पठन, उच्चारण, समावेशित रूप से सभी कौशल।
बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक अध्यापिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को तरह तरह के जेवा मुड़कन गीत टंग ट्विस्टर करवाती है। वह शिक्षार्थियों को क्या सिखाना चाहती है। श्रवण वाचन और उच्चारण गलत है। वाचन और पठन गलत है। समावेशित रूप से सभी कौशल गलत। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उच्चारण। तीसरा उच्चारण। देखिए छात्रों को टंग ट्विस्ट के माध्यम से उच्चारण करना सिखाया जाता है। क्या किया जाता है। टंग ट्विस्ट के माध्यम से उच्चारण करना सिखाया जाता है। उच्चारण करना। टंग ट्विस्ट का मतलब इसके एग्जाम्पल्स अगर मैं बता दूं कि जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, है ना। ये है एग्जाम्पल्स। तो इस प्रकार से जब बच्चों से उच्चारण कराया जाता है तो उसके उच्चारण में शुद्धता आती है ना। अगर हम उच्चारण करवाएंगे तो उसकी भाषा में शुद्धता आएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए आगे देखते हैं। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में दो के जोड़े में काम करवा रही है। वह 8 वाक्यों के एक अनुच्छेद से एक वाक्य एक विद्यार्थी, दूसरा वाक्य दूसरा विद्यार्थी, इस तरह से बारी बारी से पढ़वाती है। शिक्षार्थियों को अपने जोड़ीदारी से सुने गए वाक्य लिखने हैं। वे आर्टिकल पूरा लिखकर एक दूसरे को दिखाते हैं कि उन्होंने सही लिखा है या नहीं। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। पारस्परिक श्रुतलेख, अनुच्छेद श्रुतलेख, श्रवणकार या फिर लेखनकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन पहला हो जाएगा पारस्परिक श्रुतलेख। ठीक है। पारस्परिक श्रुतलेख के अंतर्गत छात्र जोड़ी में श्रुतलेख करते हैं। एक जोड़ीदार पढ़ता है, दूसरा जोड़ीदार लिखता है। फिर ये जो क्रिया होती है बदल जाती है। तब दूसरा जोड़ीदार बोलता है, पढ़ता है और जो दूसरा छात्र है वो लिखता है। तो पूरा आर्टिकल लिखने के बाद छात्र एक दूसरे को कॉपी दिखाते हैं, अर्थात जो है कि सहपाठी आकलन करते हैं। क्या करते हैं। सहपाठी आकलन करते हैं। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक पाठ्य सामग्री को पढ़ने के बाद बालक संसार के प्रति अपने ज्ञान के संदर्भ में विषय वस्तु पर चिंतन करता है। बालक द्वारा इस्तेमाल किए गए पठन के इस कौशल को क्या कहा जाएगा। वैश्विक समझ, स्थानीय समझ, पाठ्य वस्तु को शास्त्रीय तौर पर पढ़ना, पाठ्य सामग्री की व्याख्या करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन चौथा हो जाएगा पाठ्य सामग्री की व्याख्या करना। चौथा। चलो आगे देखते हैं। कक्षा 5 में भाषा अधिगम के उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के आकलन के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कार्य है। रहीम नाश्ता कर रहा है, वाक्य का विश्लेषण करें। वृक्षों के संरक्षण पर एक आर्टिकल लिखें। कल्पना करें कि आप एक रिपोर्टर हैं और पानी की कमी से जूझ रहे गांव में गए। शोध करें और 300 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखें। चौथा है शब्द जाल में भोजन से संबंधित शब्द लिखें। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ठीक है। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं फटाफट इसका आंसर दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शब्दावली सिखाते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। बताइए। नई शब्दावली सिखाते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। शिक्षार्थी की प्रथम भाषा में अर्थ लिखना चाहिए। शिक्षार्थियों को संदर्भ में शब्दों का प्रयोग करने के अवसर देना चाहिए। विभिन्न प्रकार के दृढ़ अभ्यासों के माध्यम से शब्दों का अभ्यास करवाना चाहिए। या फिर शिक्षार्थियों को शब्द याद करने और जहां आवश्यक हो वहां प्रयोग करने के लिए कहना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चौथा तो बिल्कुल गलत है। तीसरा भी गलत करना है क्योंकि अभ्यास करवाना चाहिए, ये गलत बात है। और शिक्षार्थियों की प्रथम भाषा में अर्थ लिखना चाहिए, ये भी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, शिक्षार्थियों को संदर्भ में शब्दों का प्रयोग करने के अवसर देने चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट और आकलन का क्या प्रभाव क्या कहलाता है। विधि प्रभाव, कार्पस इफेक्ट, भाषा परीक्षण का प्रभाव, बास बैक इफेक्ट, कक्षाई प्रभाव होगा या फिर पुनर्बना रेनफोर्समेंट। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाषा परीक्षण का प्रभाव। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं। विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यहाँ बच्चों की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। अंग्रेजी शिक्षण को द्वितीय भाषा के रूप में महत्व देता है। बच्चों की भाषा को तो समन्वित करता है परंतु उनकी संस्कृति को नहीं। प्रथम भाषा के विकास में अवरोध पैदा करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि वह बच्चों की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। सही बात है। अंग्रेजी शिक्षण को द्वितीय भाषा के रूप में महत्व देता है। गलत है। बच्चों की भाषा को तो समन्वित करता है परंतु उनकी संस्कृति को नहीं। गलत है। भाषा प्रथम भाषा के विकास में अवरोध पैदा करता है, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषागत कार्य जैसे स्वर, शैली, तान, बलाघात और लय को क्या कहा जाएगा? काव्य कहते हैं, छंद शास्त्र कहते हैं, ध्वन्यात्मकता कहते हैं, या फिर प्रशासनिक अध्यादेश, प्रैग्मेटिक बोलेंगे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाषागत कार्य जैसे स्वर, शैली, तान, बलाघात और लय को क्या कहा जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए आप लोग। भाषागत कार्य जैसे स्वर, शैली, तान, बलाघात और लय को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं छंद शास्त्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। छंद शास्त्र के अंतर्गत क्या होता है ना कि भाषा का भावपूर्ण पठन हो जाएगा, है ना। भाषा का भावपूर्ण पठन किया जाता है। इसमें भाषा को उचित लय, ताल, उतार चढ़ाव के साथ भाषा को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे भाषा में सौंदर्य बोध विकसित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव पूछा गया है। भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी सह राजकीय भाषा है। भाषा के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं हैं। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है, या फिर हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप की लोक भाषा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। चलो, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, दिल से बने रहने के लिए। और आप लोग क्या करिएगा, मैंने कम से कम 25 प्लस ही क्वेश्चन आपको करवाए हैं, तो आप लोग 25 में बताइएगा कि कितने आपने क्वेश्चन को सही किया है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। और इसको आप लोग शेयर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा दोस्तों। और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।